Good morning students, this is online session of class 9th and I am discussing chapter 3 gravitation। जैसे कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स, यूपी गवर्नमेंट ने कोविड के चलते और ठंड के चलते स्कूल्स 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से स्टार्ट की जा रही हैं और जो टर्म 1 का सिलेबस है वो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। 2 चैप्टर्स उसमें आए थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अब जो टर्म 2 का सिलेबस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें भी आपके 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 3 है ग्रेविटेशन एंड चैप्टर 4 है वर्क एनर्जी एंड पावर। ऑलराइट, वैसे तो ये चैप्टर्स हम आपको पहले ही करा चुके हैं टर्म 1 में, लेकिन फिर से एक बार मैं सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस करूंगा। एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो स्टूडेंट्स टॉपिक्स भूल गए होंगे उनको दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स, वैसे तो अभी जो ऑफलाइन मोड में आपके इसमें 1-2 टॉपिक हो गए थे, लेकिन उसको एक बार फिर डिस्कस कर रहे हैं। नया चैप्टर है, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, चैप्टर 3 ग्रेविटेशन। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्टिंग से इसको पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में बताया गया है। आप जानते ही हैं जो ग्रेविटी का कंसेप्ट हमें दिया था, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट दिया था, वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, इसके पीछे सब कहानी भी आप जानते हैं कि एक बार वो अपने गार्डन में बैठे हुए थे और एक सेब उनके सिर के ऊपर गिरता है। वहीं से उन्हें आइडिया आया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा और इसको अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों किया, ये किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। ठीक है, तो उस आइडिया को रिसर्च करते करते, उस आइडिया के ऊपर काम करते करते वो ग्रेविटेशन या फिर अर्थ की ग्रेविटी तक पहुँचे। ठीक है, और उन्होंने एक लॉ बनाया जिसको हम आज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्स में कोई भी अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है वो किसी कमरे में भी हो सकते हैं, किसी शहर में भी हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके घर के रूम में भी हो सकते हैं, आपके घर में अलमीरा और बेडरूम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो मास होगा उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और जो दोनों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि इस यूनिवर्स में जो कहीं पर भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का फोर्स है? ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये रिपल्सिव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 2 बॉडी एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, हमेशा अट्रैक्शन होगा और दोनों बॉडी क्या होंगी, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगी। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, जो एक्चुअल में स्टेटमेंट था न्यूटन का, वो क्या था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, या कहना चाहिए एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था अभी कि जो प्रोडक्ट है उनका उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या है इसका। स्टेटमेंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ, every object
एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बॉडी, इसकी जगह बॉडी भी लिख सकते हैं, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स each other body, every body in the universe attracts each other body with a force which is directly proportional with a force which is directly proportional which is directly proportional, ये इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर लिख देते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, ये स्टेटमेंट था स्टूडेंट्स न्यूटन का। न्यूटन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो बॉडी है इस यूनिवर्स में, वो एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस पर हो या उनके बीच में कितना भी बड़ा मास हो। ठीक है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, और वो अट्रैक्शन किस तरीके का होगा, उन दोनों बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। एफ क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक है, देखिए ये एक बॉडी और ये यहाँ पर दूसरी बॉडी है। ठीक है, इसको हमने A बोल दिया और इसको B। ठीक है, इन दोनों का मास m1 और m2। एक बॉल का मास, दो बॉल समझ लीजिए, दो प्लेनेट समझ लीजिए, कुछ भी आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है। अब इन दोनों बॉडी के कोई ना कोई सेंटर भी होंगे। ठीक है, 2D शेप है तब भी सेंटर होगा, 3D शेप है तब भी सेंटर होगा। दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, r मान लिया। ठीक है, डिस्टेंस को d से भी लिख सकते हो, डिस्टेंस को d से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को r से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको मेंशन करना चाहते हैं। ठीक है, एक बॉडी का मास m1 हो गया, दूसरी बॉडी का मास m2 हो गया, डिस्टेंस दोनों के बीच में हमने r कंसीडर कर ली। अब f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों बॉडी के मासेज के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि m1 इंटू m2। दूसरा f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने कितनी कंसीडर कर ली, सपोज मान लीजिए r कंसीडर कर ली। अब इस r का स्क्वायर, ऑलराइट, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। r की जगह आप इसमें d भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया हमने। ऑलराइट, दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड अगर हम कर दें, क्योंकि ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो इन दोनों को कंबाइंड करके एक इक्वेशन बनाई जा सकती है, और वो इक्वेशन क्या हो सकती है, f प्रोपोर्शनैलिटी का साइन m1 इंटू m2 अपॉन
आर स्क्वायर। ऑल राइट, m प्रोपोर्शनैलिटी का साइन m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा स्टूडेंट्स आपको, इसको यहाँ लिख देते हैं f इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो सिंबल्स हमने यूज किए हैं उन सिंबल्स का मीनिंग क्या है। F ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। m1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। r डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड जी को बोलते हैं स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑलराइट। जी को क्या बोला जाता है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी यूनिट है। ठीक है, यूनिट इसकी क्या है स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको ड्राइव भी करके दिखाऊंगा किस तरीके से आती है ये यूनिट। यूनिट है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। क्लियर, ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है। बहुत सारी बुक्स में आपको ये 6.7 इंटू 10⁻⁻11 भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये हम इसलिए लेते हैं ताकि जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करें तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए हमें इजी हो जाए, न्यूमेरिकल्स में आंसर हमारा जल्दी आ जाए इन कंपैरिजन टू दिस वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू पॉइंट के 2 डिजिट तक है, ये पॉइंट के 1 डिजिट तक है, तो इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इस वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। बहुत सारी बुक्स में या आपकी बुक में ये एस चांस जो है उसमें ये वाली वैल्यू लिखी हुई है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर ये यूनिट हमने कैसे कंसीडर की है, इसको कॉपी करना चाहें तो कर लीजिए। डन, इरेज करते हैं इसको। चलिए, जिसने नहीं किया होगा वो वीडियो पॉज करके कर सकता है।
देखिए अब इसकी यूनिट कहाँ से आती है, ये देखिए F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमने अभी निकाली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अगर हम g की वैल्यू निकालना चाहें तो f आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट को कंसिडर कर सकते हैं। किस तरीके से? फोर्स की यूनिट न्यूटन, आप सब जानते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, मीटर स्क्वायर अपॉन मास को किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा हमारे पास? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स ये पॉइंट? ठीक है, अब देखिए अगर m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू दोनों हमारी 1 किलोग्राम हो जाए और जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो 1 मीटर हो जाए। ठीक है, तो g इक्वल टू कितना आ जाएगा? f, या f इक्वल टू g। ठीक है, g इक्वल टू f आ जाएगा या f इक्वल टू g आ जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी अगर दोनों बॉडी का मास 1 किलोग्राम हो जाए और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की हो जाए। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए या दोनों के बीच में जो मास है वो 1 किलोग्राम हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब क्वेश्चन यहां से किस तरीके से बन सकते हैं स्टूडेंट्स? क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या जो डिस्टेंस है इनके बीच में, दो बॉडी मैंने यहां पर बनाई थी अभी, एक बॉडी का मास m1 और एक बॉडी का मास m2। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस r। अगर दोनों बॉडी की जो डिस्टेंस है उसको हम कम कर दें, ठीक है, फोर्स क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के। ठीक है, अगर दोनों बॉडी की डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, अगर दोनों बॉडी के डिस्टेंस को हम ज़्यादा कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके जो बीच की डिस्टेंस है, इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? F इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डिस्टेंस को डबल कर दिया हमने, तो फोर्स कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? आप यहाँ पर देख सकते हो फोर्स की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पर देख लें, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन 4 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, अगर डिस्टेंस डबल कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 रह जाएगा पुराने फोर्स का। ठीक है, अब अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो क्या होगा? अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r/2 का स्क्वायर इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर रहे हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, और डिस्टेंस डबल कर रहे हैं तो फोर्स 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स कम हो रहा है और डिस्टेंस कम करने पर फोर्स ज़्यादा हो रहा है। क्लियर? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको।
मास बढ़ाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, जबकि डिस्टेंस बढ़ाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। मास बढ़ाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और डिस्टेंस बढ़ाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। मास घटाने पर फोर्स कम होगा, डिस्टेंस घटाने पर फोर्स बढ़ेगा। डन। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी से रिलेटेड। Write down. Calculate the force of gravitation due to Earth. Question 1. Calculate the force of gravitation due to Earth. Calculate the force of gravitation due to Earth on a ball of 1 kg mass, on a ball of 1 kg mass lying on the ground, lying on the ground। कहाँ पर रखा हुआ है ये? ग्राउंड पर रखा हुआ है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए इसमें 2-3 वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारा बॉल है जिसका मास हमें दे दिया 1 kg। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ है, अर्थ के मास को कैपिटल एम से लिख सकते हैं। ठीक है, बॉल के मास को स्मॉल एम से लिख सकते हैं। ऑलराइट, कैपिटल एम जिसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, कभी कभी ये वैल्यू क्वेश्चन में दे भी देता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी जाती, इसीलिए ये वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक, रेडियस कितनी होती है? 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। ठीक, 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, क्लियर? कुछ इस तरीके की फिगर है ये अर्थ और इसके ऊपर ये बॉल 1 kg। ठीक, तो ये अर्थ इस बॉल पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। अब बड़े आराम से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें g की वैल्यू हम रख सकते हैं, g कैपिटल G 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? अब सिंपल इसमें फॉर्मूला हमें यूज करना है, F = G m1 अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? ये रेडियस ऑफ द अर्थ। इसको स्मॉल r या कैपिटल R किसी से भी लिख सकते हैं, कैपिटल R भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, r स्क्वायर। ऑलराइट, वैल्यू पुट कर दीजिए, 6.7 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 एंड बॉल का मास 1 kg अपॉन रेडियस 6.4 × 10⁻6 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप देख रहे होंगे काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, तो सबसे पहले जो पावर्स हैं इसमें उसको ख़त्म कर लीजिए। 24 में से पावर -11 हो जाएंगी, 13 बचेगा और 6 की पावर 12 आएगा यहाँ से, तो
तो जो टोटल पावर्स होंगी वो केवल एक 10 बचेगा। 6 × 10 अपॉन 6.4 × 6.4, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी हमारी अप्रॉक्स वो आएगी 9.8 अप्रॉक्स यूनिट न्यूटन, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, 9.8 न्यूटन अप्रॉक्स। क्लियर? यानी कि अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है और उसका मास 1 किलोग्राम है, तो अर्थ के द्वारा या अर्थ के थ्रू जो उस पर फोर्स लगेगा वो कितना होगा, वो वैल्यू होगी 9.8 न्यूटन। क्लियर? ये वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए। ये जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये तो डायरेक्टली आप याद कर लीजिए, इस टाइप का न्यूमेरिकल्स अगर आ रहा है तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलराइट, चलिए इस टाइप के कुछ और न्यूमेरिकल्स करके देखिएगा। बाकी जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।